पर्यावरणीय प्रदूषण। तो पर्यावरणीय प्रदूषण के क्वेश्चन मैंने शुरू में लगवा दिए थे। अब अपन आज पर्यावरण और जैव विविधता के जो क्वेश्चन हैं यहाँ लगा लेते हैं और एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं। फिर अपना बचता बायोलॉजी, तो आराम से उसको 2-3 दिनों में उसके क्वेश्चन लगा के उसको एंड कर देंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग फटाफट मुझे जवाब देते चलना, इसमें कुछ खास है नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस बताओ किस तारीख को मनाते हैं? 5 जून। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब सवाल मेरा ये है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाते हैं, ये इनमें से किस कारण से मनाते हैं? इन 4 कारणों में से वो कौन सा कारण है? स्टॉकहोम सम्मेलन। बिल्कुल सही है। विश्व पर्यावरण दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन, पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहला सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 को शुरू हुआ था। इसलिए दरअसल में हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। परंतु आप दूसरा क्वेश्चन भी देख लो। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1972 में। ये दूसरा। 72। अब आपने सुना होगा कि ओजोन परत को क्षरण पहुंचाने वाले पदार्थों पर रोक। तो ओजोन परत को जो क्षरण पहुंचाने वाले पदार्थ हैं उन पर रोक लगानी है। कौन से प्रोटोकॉल के द्वारा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की शुरुआत कब हुई थी भैया जी? 16 सितंबर 1987। और इसीलिए 16 सितंबर को हम मनाते हैं, बताइए क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस, संरक्षण दिवस या ओजोन दिवस, याद रखना। इसके बाद आता है पृथ्वी सम्मेलन। मतलब स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? सन 1972 को। तो स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ पर 20 साल बाद होता है पृथ्वी सम्मेलन, जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं, जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं, जिसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992। तो याद रखना, स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ थी दरअसल में। तो फाइनल में आप मुझे पहले सवाल का जवाब बताइए कि पहले सवाल का जवाब ABCD क्या होगा? जल्दी से। ए। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? मतलब राष्ट्रपति ने कब साइन कर दिए और वो फाइनल में लागू हो गया? यानी जेल सिंह इस समय राष्ट्रपति, जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। इसका आंसर है बी, 19 नवंबर 19 नवंबर 1906। तो ये वो डेट है जब ये लागू हुआ। ध्यान से सुनना। अब चलते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन मतलब पर्यावरण के 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला है अजैविक घटक, दूसरा है जैविक घटक, तीसरा है ऊर्जा घटक। बताओ जल्दी से, अजैविक घटक को और क्या भी बोलते हैं? भौतिक घटक भी कहते हैं। और अजैविक घटक मतलब जिनमें जीवन अनुपस्थित होता है। तो जैसे जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, इनमें जीवन अनुपस्थित होता है लेकिन जीवन के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां होती हैं। तो ये कहलाता है अजैविक घटक। जैविक घटक में 3 चीजें आती हैं। पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं जिसमें मानव वगैरह भी आ जाएगा, और सूक्ष्म जीव आ जाएंगे, मतलब जीवाणु, कवक, परजीवी, शैवाल, ये सब आ जाते हैं। ऊर्जा घटक में आ जाता है भूतापीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। मतलब पर्यावरण का घटक है तो भौतिक घटक भी है, जैविक घटक भी है और ऊर्जा घटक भी है। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। लेकिन पर्यावरण का पहला घटक और पर्यावरण का दूसरा घटक, इसे सम्मिलित रूप में कहते हैं बायोम। तो आप अगर आपसे पूछा जाए बायोम किसे कहते हैं, तो जल्दी से बताओ पर्यावरण के कौन से 2 घटक जब मिलेंगे तो बायोम बनेगा? जैविक अजैविक। ठीक है। अब चलते हैं आगे। सबसे ज्यादा बायोमास, मतलब सबसे ज्यादा पेड़ पौधे, सबसे ज्यादा जीव जंतु, है ना, ये चीज कि सबसे ज्यादा बायोमास कहाँ पर पाया जाता है। तो मैंने आपको क्लू भी दे रखा है, हालांकि ये क्लू देना नहीं चाहिए। तो दरअसल में जहाँ होती है सबसे ज्यादा वर्षा और जहाँ टेम्परेचर होता है सबसे हाई, मतलब
उष्ण कटिबंधीय। सही है क्या ये चीज? जल्दी से बताओ क्या होगा इस सवाल का जवाब। उष्ण कटिबंधीय होगा कि विषुवतीय वन बायोम होगा? याद रखना, उष्ण कटिबंधीय मतलब वही इक्वेटर के जो बीच का रेंज होता है वहां सबसे ज्यादा जीव भार पाया जाता है। ये चीज हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यदि मैं आपसे पूछूं मॉस, लाइकेन, रेंडियर नामक जो जीव होता है और एस्किमो मनुष्य, बताओ ये कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा वायोम से संबंधित हैं। टुंड्रा बायोम। ताल, शीशम, बांस के वनों का संबंध कहाँ से है? मानसूनी से है। मानसून। आपने स्टेपी, पंपास, लानूस ये सब सुने होंगे, ये घास के प्रदेशीय बायोम है। इस तरह से ये चीजें आती हैं। तो जहाँ सबसे ज्यादा जीव भार पाया जाता है वो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। ये वाले वन जहाँ पाए जाते हैं वहां पर होता है, याद रखना। अब एक ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, बस मैं आपको एक चीज समझा दूं। मनुष्य, जरा जल्दी से बताओ, प्रदूषण करता है, तो इसमें प्रदूषण करता है तो मनुष्य हो गया कारक और प्रदूषण हो गया कर्म। अच्छा, अब प्रदूषण में कोई जान होती है कि जान नहीं होती है? मतलब प्रदूषण जैविक घटक होगा कि अजैविक घटक? और मनुष्य कैसा घटक होगा? जैविक। अब मैंने क्वेश्चन यही पूछा है कि मनुष्य के द्वारा प्रदूषण की समस्या को बढ़ावा देना, बताओ कौन सा अंतर संबंध है? जैव से जैव से। जैव से जैव नहीं, जैव से जैव अजैव। से अजैव। लेकिन यदि मानव द्वारा शिकार किया जाना, अब बताओ ये क्या होगा? जैव से जैव। समझ में आ तो रही है? जैव ही होगा। तो ये चीज थोड़ी सी पूछी जा रही है, मतलब ये वाला पॉइंट स्पेशली पूछा जा रहा है, और प्रदूषण भी तुम्हारे उसमें है, तो याद रखना। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? सी होगा। अब आप मेरे को बताओ, इस दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक का नाम क्या है? पेनिसिलिन। किसने खोजी थी? अलेक्जेंडर। फ्लेमिंग ने खोजी थी। जिस सन में खोजी थी वो भी पूछा जाता है, परंतु किससे खोजी थी? जीवाणु से, विषाणु से, पादप से कि कवक से? जीवाणु। नहीं, इस दुनिया की कवक से। पहली एंटीबायोटिक किससे खोजी गई थी? कवक से। और उस कवक का नाम भी मैंने दिया है, ये है उस कवक का नाम। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि पेनिसिलिन का नाम पेनिसिलिन क्यों पड़ा, क्योंकि वो जिस कवक से निकाली गई है उसी का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम कवक के कारण पहली एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन पड़ा। अब बताओ, पर्यावरण के 3 घटक में से जैविक घटकों में कौन कौन आता है? पहला क्या आता है जैविक घटकों में? अभी अभी अपन ने पढ़ा, देखो अभी अपन ने पढ़ा था, पेड़ पौधे आते हैं जैविक घटक में। दूसरा क्या आते हैं? जीव जंतु। तीसरे क्या आते हैं? सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीवों में से जो ये चीज है, अच्छे से देखो क्या है? कवक, ठीक है। और ये क्या है? जीवाणु। ये 3 जो है इनको सूक्ष्म जीव कहते हैं, और इन्हीं को प्रकृति का सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। इन्हीं को डिकम्पोजर भी कहते हैं, इन्हीं को वियोजक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके घरों के बाहर जो आप कचरा फेंक देते हो, कोई जानवर यदि मर जाता है, कोई पेड़ पौधे को यदि आप काटते हो, तो कुछ समय बाद आप देखते हो कि धीरे 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 ये खुद ही वातावरण में डिसइंटीग्रेट होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कवक और उसके ऊपर जीवाणु उसको आक्रमण करके उसके ऊपर उसको नष्ट कर देते हैं या विघटित कर देते हैं। तो इससे कचरा नहीं रह पाता, वो अपने आप साफ साफ हो जाता है। तो मतलब प्रकृति का सफाई कर्मचारी कौन है भैया जी? सूक्ष्म जीव। अब जब हम ऊर्जा घटक की बात करते हैं तो ऊर्जा घटक में आता है सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा में
सूर्य से जो ऊर्जा है, याद रखना, तो सूर्य से जो ऊर्जा है वो 3 विकिरणों के रूप में आती है। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि सूरज से जो ऊर्जा है वो 3 विकिरणों के रूप में आती है। एक होता है दृश्य प्रकाश, एक होता है पराबैंगनी प्रकाश, और एक होता है अवरक्त प्रकाश। तो मैंने पूछा है कि ऊर्जा का एक घटक है जिसको कहते हैं पराबैंगनी प्रकाश, या उसे ही पराबैंगनी किरण कहते हैं, उसके खोजकर्ता का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। डब्ल्यू पराबैंगनी, रिटर, डब्ल्यू रिटर। तो बताइए रोएंटगन किसके खोज करता है? रेडियो तरंग, रोएंटगन ने गामा रेज भी खोजी थी, और रोएंटगन ने रेडियो धर्मिता की भी खोज करी थी। बताइए रेडियो धर्मिता का पिता किसे कहते भैया जी? रोएंटजन, बताओ दृश्य प्रकाश की खोज किसने करी थी? न्यूटन। और यदि मैं पूछूं अवरक्त प्रकाश की खोज किसने करी थी? विलियम हार्शल, बन जाएगा। तो 8वें सवाल का जवाब जल्दी से बताइए मेरे को। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? बी, अब आते हैं अपन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। गालापागोस द्वीप और चिड़ियों की जाति फिंच, ये एक व्यक्ति से संबंधित हैं जो इसका नाम है चार्ल्स डार्विन। याद रहेगा ये चीज। लैमार्कवाद आपने सिद्धांत पढ़ा होगा, लैमार्क ने दिया था। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द इसी ने दिया था। तो बताइए बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? लैमार्क ने। दूसरा डार्विन के बारे में तो पढ़ चुके अपन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को हिंदी में बोलते हैं, कोई बताएगा क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत। बताओ प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन, इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी, हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन सिद्धांत। तो बताओ उत्परिवर्तन सिद्धांत या म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? डीब्री। ह्यूगो डुब्रीज। और जेसी बोस वो व्यक्ति है जिसने कैस्कोग्राफ यंत्र खोजा था। जेसी बोस वो व्यक्ति है जिसने रेडियो तरंगों का पता लगाया था। मार्कोनी से 2 साल पहले। तो आप जल्दी से बताइए 9वें सवाल का जवाब क्या होगा? डार्विन, ठीक है। अब यदि मैं पूछूं आग की खोज किस मानव के द्वारा की गई? 10वां होमो, सवाल। होमो इरेक्टस मानव के अवशेष जावा, सुमात्रा, इन महाद्वीपों में मिले हैं। ये क्या बोलते हैं इनको? द्वीप में, आइलैंड में मिले हैं। तो इसलिए होमो इरेक्टस को जावा में इसके अवशेष मिले हैं तो जावा मानव भी कहते हैं। और चीन के पेकिंग शहर में होमो इरेक्टस के अवशेष मिले हैं, और जहां पर अवशेष मिले हैं वहां पर होमो इरेक्टस के अवशेषों के पास में ये लोग आग का प्रयोग करते थे। तो आग जलाते हैं तो आप देखते हो कि आग जलाने के बाद बचती क्या है? राख। तो राख की बहुत सारी परतें पे परतें मिली हैं। इसका मतलब है कि ये दैनिक रूप से आग का इस्तेमाल करते थे। तो यदि कोई आपसे पूछे कि आग की खोज का जन्मदाता मानव कौन है, तो होमो इरेक्टस को ही पेकिंग मानव कहते हैं और उसी को जावा मानव भी कहते हैं। मतलब इस सवाल का जवाब क्या है भैया जी? डी सही है। याद रहेगा। अब आते अगले क्वेश्चन की तरफ। इकोलॉजी शब्द या पारिस्थितिकी शब्द 1859 में सबसे पहले किसने दिया? ये पिटा क्वेश्चन है, ये आपसे बिल्कुल बनना चाहिए। ए। और 1935 में, अच्छा बताओ जरा, मानव शरीर में जो जो घटनाएं होंगी वो कहां पर होंगी? कोई भी घटना यदि मानव शरीर में होती है तो वो कहां होगी?
अरे भाई, मानव शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका। कोशिकाओं से। कोई भी घटना यदि मानव शरीर में होगी मतलब कहाँ होगी? सेल्स में। कोशिकाओं। एग्जैक्टली, बिल्कुल उसी तरह से यदि कोई भी घटना यहाँ पर होती है, कहाँ पर होती है अच्छे से देखो, पारिस्थितिकी। तो वो असल मायने में होगी पारिस्थितिक तंत्र में। मतलब मानव शरीर की यदि 1 लाख इकाई क्या है भैया जी, 1 लाख इकाई यदि कोशिका है, तो बताओ पारिस्थितिकी की 1 लाख इकाई क्या होगा? पारिस्थितिक पारिस्थितिकी तंत्र। की एग्जैक्टली। और पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया था? एजी टॉन्सले ने। मतलब एजी हमारे टॉन्सले। परितंत्र में, हमारे वातावरण में या हमारी पारिस्थितिकी में जो भी होता है, बताओ वो पारिस्थितिकी में होता है कि वास्तविकता में पारिस्थितिक तंत्र में होता है? बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कोई भी घटना मानव शरीर में होती है मतलब कोशिका में होती है, बिल्कुल इसी तरह से कोई भी परिघटना इकोलॉजी में होती है मतलब इकोलॉजी की सिंगल यूनिट मतलब पारिस्थितिक तंत्र में होती है। तो इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? जल्दी से बताओ। एजी टॉन्सले। अच्छा, अब यदि मैं आपसे पूछूं इकोलॉजी की 1 लाख इकाई क्या कहलाती है? तो आपको, इकोसिस्टम। अरे भाई, पारिस्थितिक तंत्र न देकर हिंदी वर्ड इंग्लिश लिख दिया, तो सवाल का जवाब जो होगा वो क्या होगा? याद रहेगा? एक बार फिर से बताओ, इकोलॉजी शब्द किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल। और यदि मैं पूछूं कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? एजी टॉन्सले। एजी ट्रांसले। फंसने वाली चीज है, इसलिए ये चीज अच्छे से तैयार कर लेना, याद रखना ये चीज। अब आते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? अच्छा बताओ, अर्नेस्ट हैकल ने कौन सा शब्द दिया था? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी इकोलॉजी। इकोलॉजी। जैविकता टॉन्सले ने दिया था। टॉन्सले ने कौन सा शब्द दिया था? पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र। मतलब इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। तो अब आपको दो व्यक्ति दिख रहे हैं, कौन कौन से दो व्यक्ति दिख रहे हैं? डब्ल्यू जी रॉजिन और ईओ डब्ल्यू विल्सन। रोजन। अच्छा, सी। ये आवाज जिसमें हो रही है वो प्लीज ऑफ करो जरा। हाँ, अब ध्यान से सुनना, इसने भी जैव विविधता शब्द दिया है 1985 में, और ईओ विल्सन ने भी जैव विविधता शब्द दिया है 1986 में। अब आप सवाल पढ़ो क्या लिखा है। प्रथम। तो सर्वप्रथम। तो फिर इस सवाल का जवाब क्या होगा? सी। याद रखना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? डब्ल्यू जी रॉजिन और ईओ विल्सन दोनों ने जैव विविधता शब्द दिया है, लेकिन अपन ने पूछा है कि सबसे पहले किसने दिया है, तो फिर आंसर होगा डब्ल्यू जी रॉजिन, 1985 में दिया था। अब आता है जैव विविधता को बढ़ाने के लिए। जैव विविधता का मतलब क्या होता है? हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, हमारे आसपास जो जीव जंतु हैं, हमारे आसपास जो सूक्ष्म जीव हैं, जरा जल्दी से बताओ, पर्यावरण का जैविक घटक या अजैविक घटक? जैविक घटक। तो पर्यावरण के जो जैविक घटक हैं उनका नंबर ज्यादा से ज्यादा रहे, और अगर किसी चीज का नंबर ज्यादा से ज्यादा रहेगा तो वैरायटी ज्यादा रहेगी, विविधता ज्यादा रहेगी। ये है जैव विविधता। तो वर्तमान समय में हम पेड़ पौधों को लगातार काटते जा रहे हैं, वर्तमान समय में हम जीव जंतुओं को मारते जा रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट के लिए हो चाहे जीव के स्वाद के लिए हो। सही है कि नहीं? मतलब यदि इनका नंबर कम हो रहा है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि विविधता भी कम हो रही है। तो बताओ कौन सी चीज कम हो रही है? जैव विविधता। तो जैव विविधता को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए या जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए, मतलब पेड़ पौधे जीव जंतुओं का नंबर ज्यादा से ज्यादा हो, जैव विविधता दिवस मनाना शुरू किया है हमने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। किस डेट से? याद 22 रखना, मई। जैव विविधता दिवस दुनिया के आधे देश 22 मई को मनाते हैं और आधे देश 29 दिसंबर को भी मनाते हैं। तो जब भी आपको ऑप्शन देगा तो एक देगा, या तो 22 मई देगा या तो 29 दिसंबर देगा।
मैंने जानबूझ के लिए इसलिए डाले क्योंकि मुझे चेक करना था कि क्या दोनों आंसर दे पाते हो कि नहीं। याद रखना दोनों सही जवाब, ठीक है। अच्छा बताओ 5 जून को क्या मनाते हैं पर्यावरण और 29 जून को क्या मनाते हैं? महान लोग दिवस। बाघ डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई। 29 जुलाई ना। यस सर। और 29 जून को क्या मनाते हैं? वो महान लोबेस वाला, वो क्या नाम है उसका, शायद दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित व्यक्ति है ना? हाँ सर, महान महान लोग। लोग इस हाँ वो। अब आता है 15वां क्वेश्चन। सबसे ज्यादा पेड़ पौधे, सबसे ज्यादा जीव जंतुओं का नंबर बताओ कहाँ पर है भारत में? डी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सभी होगा। आज से 10 साल पहले ये आंसर चला करता था, केरल की शांत घाटी मतलब साइलेंट वैली। लेकिन फिर ये चीज बंद हो गई और फिर ये आने लगा पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। यदि भारत का नक्शा बनाऊं तो ये जो कहलाया, ये कहलाया पश्चिमी घाट, और जो ये वाला चीज है, ये मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये कहलाया पूर्वी हिमालय। मतलब अब आपको ऑप्शन में ए नहीं देगा, बी और सी दोनों एक साथ देंगे। तो चूंकि आप अच्छे से रट लो कि भारत में जैव विविधता केरल की शांत घाटी में भी है, पश्चिमी घाट में भी है और पूर्वी हिमालय में, मतलब सबसे ज्यादा जैव विविधता के लिए आंसर कौन सा होगा? डी। अब आप जल्दी से बताओ विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? मैं बताता हूँ। विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता डी। ब्राजील देश में पाई जाती है, और ब्राजील देश में ही पाए जाते हैं वो वन जिनको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। अमेजन। तो पृथ्वी का फेफड़ा जिनको कहते हैं वो हैं अमेजन वन। और अमेजन वनों को यदि हम अगर जियोग्राफिक हिसाब से समझें तो वो इक्वेटर के पास आते हैं, इसलिए उनको उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। और जहाँ पर ये इक्वेटर वाला पोर्शन होता है वहाँ पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है, और वर्षा सबसे ज्यादा होती है और साथ में सूरज की किरणें खड़ी मिलती है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होता है। और किसी भी सजीव के वृद्धि और विकास के लिए ये दो आइडियल परिस्थितियां हैं कि वर्षा ज्यादा और टेम्परेचर ज्यादा, और ये दोनों मिलता है इक्वेटर के रेंज पर। इसलिए इस सवाल का जवाब होगा डी। याद रखना, बन जाएगा। अब जल्दी से बताओ डायनासोर क्या है? डायनासोर जो हैं वो दरअसल में मीसोजोइक महायुग में पाए जाते थे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन डायनासोर जो हैं वो एम्फीबिया में आते हैं, मतलब उभयचर में आते हैं, सरीसृप मतलब रेप्टाइल में आते हैं, किसी मत्स्य वर्ग में आते हैं कि पक्षी वर्ग में आते हैं? नहीं भैया, डायनासोर पानी में और थल में कहाँ रहते थे? डायनासोर ये हैं मीसोजोइक सरीसृप। सरीसृप को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्तन। रेप्टाइल। नो, ये याद रखना। तो डायनासोर जो है वो है मीसोजोइक सरीसृप। अच्छा, अब अपनी जो उत्पत्ति हुई है, कुछ लोग कहते हैं बंदर से हुई है, फिर कुछ लोग कहते हैं अपनी जो उत्पत्ति हुई है वो किन से हुई है? कपियों से हुई है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि कपि के टोटल कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। उन 4 प्रकार में से सबसे जो शक्तिशाली कपि है, सबसे शक्तिशाली कपि वो ये है। यदि मैं पूछूं सबसे बुद्धिमान कपि कौन है, तो यदि मैं पूछूं सबसे छोटा कपि कौन है, गिब्बन। याद रखना अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे हीन कपि कौन है तो आंसर है गिब्बन। याद रहेगा ये चीज ऐसा। अब आता है वो क्वेश्चन जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज है पूछे जाने का। कौन सा सूक्ष्म जीव, अच्छा इस दुनिया में जितने भी सजीव हैं, चाहे पेड़ पौधे, चाहे जीव जंतु, चाहे सूक्ष्म जीव, जितने भी सजीव हैं वो भले एक कोशिका से क्यों न मिलकर बने हों, बने जरूर होंगे, परंतु वहीं एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो कोशिका के रूप में नहीं पाया जाता, और वो कोई और नहीं बल्कि कोरोना वायरस की समस्या के लिए उत्तरदायी विषाणु।
मतलब वायरस वो जीव हैं जो कि किसके रूप में पाए जाते हैं, जो कि कोशिका के रूप में नहीं पाए जाते, और कोशिका के रूप में नहीं पाए जाते इसलिए वो कैसे जीव हैं, अकोषीय। और अकोषीय जीव क्यों हैं, क्योंकि वायरस जो हैं ये मृत और जीवित के बीच की कड़ी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है, तो आंसर क्या होगा इसका, विषाणु। अब जब एक क्वेश्चन आता है 20वां क्वेश्चन, जब हम सांड के सीमन को संरक्षित करना चाहते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। याद रखना स्टेम सेल को भी द्रव नाइट्रोजन, यदि किसी भी चीज को हमने तरल नाइट्रोजन द्रव में रखा तो उस चीज का जेनेटिक मटेरियल कभी खराब नहीं होगा। जेनेटिक मटेरियल का होता है मतलब या तो डीएनए या तो आरएनए। जैसे मैंने अपनी कोशिकाएं रख दी तरल नाइट्रोजन के अंदर, याद रखना उसका डीएनए कभी भी खराब नहीं, ये चीज है। अब 21वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताएं मेरे को कि गाय दूध मतलब जो दुधारू पशु होते हैं ये सबसे ज्यादा दूध दें, इसके लिए इनको किस चीज का इंजेक्शन लगाते हैं अपन, याद रखना कृत्रिम ऑक्सीटोसिन। और इसी को मार्केट में आप लेने जाओगे तो ये इस नाम से मिलेगा पिटोसिन। और इसको जैसे ही आप लगाते हो दुधारू पशुओं को तो क्या हो जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने लगते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुधारू पशु ज़्यादा से ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करें, इसके लिए उनको किस चीज़ का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो कृत्रिम ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। अब आता 12वां क्वेश्चन, सॉरी 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन का मतलब है बारूदी सुरंगें अगर कहीं बिछी हैं और सेना या आर्मी के जवान जनरली इसको यूज करते हैं तो वो अपने जेब में से या अपने उपकरणों में से मधुमक्खी को निकालते हैं। और मधुमक्खी के कितने पेयर होते हैं भैया जी, 6 पेयर। याद रखना मधुमक्खी कीट की कैटेगरी में आता है, परंतु कीट की कैटेगरी में तो मच्छर भी आता है, कीट की कैटेगरी में तो मक्खी भी आता है, परंतु न तो मच्छर कीट और न तो मधुमक्खी कीट का उपयोग करते, केवल न तो मच्छर और न तो मक्खी बल्कि मधुमक्खी कीट का उपयोग करते बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं आपने सुना होगा चींटियां जब चलती हैं तो लाइन बनाकर चलती हैं एक दूसरे के पीछे, तो बताओ आगे वाली चींटी पीछे वाली चींटी के पीछे कौन सा सब्सटेंस निर्मुक्त करती हुई चलती है जिससे उनकी कतार हमेशा एक सी बनी होती है, फेरोमोन्स। तो ये फेरोमोन्स जैव रासायनिक द्रव जो है यही वास्तव में चींटियों की पंक्तिबद्धता के लिए उत्तरदायी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 23, किस पक्षी की मृत्यु का कारण डाइक्लोफेनेक सोडियम नामक दर्द की दवा है, तो जरा जल्दी से बताइए। दर्द की दवा है डाइक्लोफेनेक सोडियम, इसकी वजह से किन का नंबर कम हो चला है वर्तमान में, गिद्धों का। ठीक है, इसमें और तो कुछ समझाने वाली बात नहीं है। हाँ, विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है, याद रखना उसके नाम पर एक गाड़ी है जिसका नाम है स्विफ्ट डिजायर, उसको हिंदी में आवावील कहते हैं। चीता भी आंसर हो सकता था इसका कि विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला, लेकिन वो पक्षी नहीं है, वो क्या है भैया जी, पशु। याद रखना। और यदि यहाँ धावक बोल देता तो फिर इसका आंसर हो जाता उसेन बोल्ट, ऐसा। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन है जो स्तनधारी है। जैसे मनुष्य स्तनधारी है, मनुष्य स्तनधारी इसलिए है क्योंकि मनुष्य के पास में हार्ट एक है और उसमें 4 चेम्बर पाए जाते हैं। मनुष्य जो है वो लंग्स की मदद से श्वसन करता है। मनुष्य के पास में त्वचा का मोटा स्तर होता है। ये सारे लक्षण स्तनधारियों के। आप मुझे बताओ क्या चमगादड़ स्तनधारी वर्ग में आता है कि चमगादड़ पक्षी है, स्तनधारी। याद रखना चमगादड़ पक्षी नहीं है बल्कि किस वर्ग में आता है, स्तनधारी। सेम टू सेम फीचर हमारे जैसे हैं। शार्क और व्हेल भी याद रखना ये दोनों मछलियां नहीं हैं,
लोग मानते जरूर हैं लेकिन ये मछलियां नहीं है। ये किस वर्ग में आते हैं? स्तनधारी वर्ग में आते हैं। मतलब 25वें सवाल का जवाब भी क्या होगा? डी होगा। सभी डी। अब आता है ऊंट वसा का संचय करता है, तो जल्दी से बताओ। अच्छा, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर में एक जगह वसा का संचय करता है और एक जगह पानी का संचय करता है, और बिना कुछ खाए पिए फिर लंबे समय तक चलता है। ये है दरअसल में ऊंट को रेगिस्तान के जहाज कहने का मतलब। तो ऊंट अपनी कुबड़ में वसा का संचय करता है और ऊंट अपनी बड़ी आंत में जल का संचय करता है। इसलिए ऊंट को हम कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। बिना कुछ खाए पिए लंबा चल सकता है, तो ये है दरअसल में उसका राज, जो असल मायने में कि वो अपनी कुबड़ में वसा का संचय और पानी बड़ी आंत में एब्सॉर्ब करता है। अच्छा, 27वां सवाल और 28वां सवाल आपसे बन जाएगा। जरा फटाफट मेरे को बताओ कि क्रिकेट बैट किस लकड़ी से बना हुआ हो तो बेहतर माना जाता है? सेल्यूलोक्स। सैलिक्स। जबकि हॉकी यदि सहतूत के बनी हो, या हॉकी जनरली सहतूत की लकड़ी से बनती है, याद रखना ये चीज। अच्छा, इस दुनिया की सबसे बड़ी घास कौन सी है? मैं आपको बता चुका हूँ कई बार ये चीज। और बड़ी घास के साथ साथ में लंबी घास भी यही है, इसका नाम है बांस। और पर्यावरण का आतंकी वृक्ष किसे कहते हैं? जिसको लगाया जाए तो ये बहुत सारा पानी खींच लेता है, यूकेलिप्टस। इस दुनिया का सबसे ऊंचा पौधा? सिकोया। कौन से वृक्ष को मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष कहते हैं, मतलब कल्प वृक्ष कहते हैं? अच्छा, अब आता है 29वां क्वेश्चन। ज़ेरोफाइट प्लांट किसे कहते हैं? तो ज़ेरोफाइट प्लांट उनको कहते हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र में उगते हैं। और मरुस्थलीय क्षेत्र में जो प्लांट उगते हैं, जैसे नागफनी वगैरह आपने सुना होगा, पुंटिया सुना होगा, ये चीज। अच्छा बताओ, जलीय पादपों को कौन से प्लांट बोलते हैं? हाइड्रो। हाइड्रोफाइट प्लांट बोलते हैं। अच्छा, जो पौधे चट्टानों पर उगते हैं उनको क्या बोलते हैं? लिथोफाइट बोलते हैं। जो सॉल्ट एरिया में उगते हैं उनको क्या बोलते हैं? हेलोफाइटिक प्लांट बोलते हैं। मैंग्रोव इसी प्रकार के प्लांट ऐसे। अब बताओ, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का आतंक किसे कहा जाता है? याद रखना, ये दोनों सजावटी पौधे हैं, लैंटाना और जलकुंभी। लेकिन एक ने बंगाल को बर्बाद कर दिया काफी तेज वृद्धि करके, और एक ने उत्तर प्रदेश के जंगलों को बर्बाद कर दिया। IUCN आपने शायद कभी नाम सुना हो। ये एक संस्था है जो लगातार क्या करती है? बचाव करती है जैव विविधता का। तो बताइए, IUCN को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। या IUCN का हिंदी नाम है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनी 1948 में बना है ये संगठन, और 1963 से रेड डाटा बुक जारी करता है। और जो ये IUCN है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। याद रहेगा ये चीज। अब इसके बाद जैव विविधता संरक्षण की दो विधियां होती हैं। एक होती है इन सीटू कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो आप मुझे बताइए, जैव विविधता संरक्षण की पहली विधि इन सीटू के अंतर्गत क्या क्या आता है? पहले तो जैसे कोई पेड़ पौधा या कोई जीव जंतु विलुप्ति की कगार पर खड़ा है, तो हम
इस पेड़ पौधे और जीव जंतु के लिए क्या कर सकते हैं? याद रखना, राष्ट्रीय उद्यान बनाकर वहीं संरक्षण दे सकते हैं, वन्य जीव अभयारण्य बनाकर वहीं संरक्षण दे सकते हैं, जैव मंडली मतलब बायोस्फीयर रिजर्व बनाकर वहीं संरक्षण दे सकते हैं। परंतु यदि कोई पेड़ पौधा है वो मर रहा है तो उसको वहीं संरक्षण नहीं दिया जा सकता, उसको वहां से दूर लेकर आना पड़ेगा। मतलब वनस्पति उद्यान इन सीटू में नहीं आता, बल्कि किस में आता है? जल्दी से बताओ किस में आता है? एक्स सीटू में आता है। इन सीटू में केवल नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, वनस्पति उद्यान नहीं आते। क्लियर है चीज? चलो 33वां क्वेश्चन जल्दी से बताना, विश्व का पहला नेशनल पार्क कौन सा है भैया? तो विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क। अच्छा, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? हेली हेली नेशनल। जिम कॉर्बेट। अच्छा, मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? कान्हा किसली। अच्छे से, ठीक है। अब 35वें सवाल का जवाब दो। पेंच। सिवनी छिंदवाड़ा में कौन सा नेशनल पार्क है? पेंच। अच्छा, अब आता है 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन जो है, पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, याद रखना। और शुरू में इसको कहा जाता था घाना पक्षी विहार। मतलब 36वें सवाल का जवाब होगा 2। काजीरंगा नेशनल पार्क हमेशा गेंडों के लिए या राइनो के लिए बड़ा फेमस रहा है, एक सींग वाले गेंडों के लिए या एक सींग वाले राइनो के लिए। तितलियों को बचाने के लिए हमने बनेरघट्टा को बनाया है तितली संरक्षण केंद्र, पहला वाला। 38वें सवाल का जो जवाब है वो है, एक संवेदनशील स्थल मतलब हॉटस्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था नॉर्मन मायर्स ने। और कल मैंने आपको पढ़ाया था बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सबसे पहली बार इस्तेमाल किसने किया था? एडवर्ड सुयस ने। अर्नेस्ट हैकल ने कौन सा शब्द दिया था या किस शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल किया था? इकोलॉजी का। इकोलॉजी। बाघों को बचाने के लिए बताओ, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1973 से। और गुजरात के एशियाई शेरों को कहाँ ट्रांसफर किया गया है? पालपुर। तो ये आपके हुए ईवीएस के क्वेश्चन। अब आप जो सीट मैंने 2 दिन पहले भेजी थी आप उसको पढ़ना, उसके क्वेश्चन लगाना, और अब मैं उसकी